हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज जो बात करेंगे बक्सर युद्ध के बाद से बात करेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बक्सर युद्ध किस प्रकार से जो है लड़ा गया और किस प्रकार से वो जो है समाप्त हो गया, ठीक है। यानी बक्सर युद्ध में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो, ठीक है, जो कि कप्तान था, ठीक। तो एक व्यक्ति है बक्सर के युद्ध के बारे में देखिएगा, एक इतिहासकार है पी.ई. रॉबर्ट्स। पी.ई. रॉबर्ट्स कहते हैं कि प्लासी की युद्ध की अपेक्षा बक्सर की युद्ध को अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित करने की जन्मभूमि कहा जा सकता है। यानी कि सीधा सा इनका कहना यह था कि प्लासी की युद्ध से ज्यादा जो है महत्व बक्सर के युद्ध का था। किस लिए? ब्रिटिश जो अंग्रेज जो है थे उनके प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि प्लासी की अपेक्षा किसका महत्व ज्यादा है? महत्व ज्यादा है किसका? बक्सर के युद्ध का। तो ये बात इन्होंने बोला था। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्लासी के युद्ध बक्सर के युद्ध के बाद से परिणाम क्या उभर के आते हैं, क्या परिणाम बना जो है। तो देखिए, सीधा सी बात अगर बोले तो इस बक्सर के युद्ध ने जो है बहुआयामी जो है परिणाम सामने लाके रख दिए थे। मतलब जो है मल्टी डायरेक्शनल जो है इनके जो है मतलब रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि अभी तक जो बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर कासिम, तो मीर कासिम को हटा के इन्होंने मीर जाफर को बना दिया पुनः अंग्रेजों ने। लेकिन हुआ क्या कि मीर कासिम जो था वो अभी भी विद्रोह कर रहा था नवाब की पद के लिए। तो अब जो है इसका जो है इसके परिणाम क्या हुए कि पहला परिणाम ये हुआ कि मीर जाफर जो है अब जो है निर्विरोध नवाब बना। निर्विरोध, समझ में आ रही बात ना? हम ऐसे लिख दे रहे हैं, निर्विरोध नवाब बना, ठीक है। दूसरी पॉइंट अगर हम कहें तो देखिए, इस मीर जाफर का एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया जो कि अंग्रेजों का विश्वस्त था, ठीक है। उसका नाम था नंद कुमार। तो एक बंगाली ब्राह्मण जिसका नाम है नंद कुमार, इसको जो है इस मीर जाफर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। लेकिन बहुत ही जो है जल्दी इस पे जो है ये आरोप लगने लगे कि ये जो है विरोधियों से मिल गया है और जो है घूस वगैरह खा रहा है, ऐसा कुछ करके इसको जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवा दी जाती है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो है इसके परिणाम, बक्सर के युद्ध के ये परिणाम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जो है क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इस बक्सर के युद्ध से जो है आप देखेंगे दो संधियां की गई थी इस बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है। किससे? नवाब शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था उससे, और ये मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, उन दोनों से जो है एक संधि की गई थी। तो तीसरी जो पॉइंट थी वो संधि की आती है, संधि की गई। और चौथी जो पॉइंट है कि भाई बंगाल में जो सारी चीजें थी, व्यापार कर मुक्त कर दिया गया था, उसको फिर से हटा दिया गया। यानी अब जो है अंग्रेज पुनः वाली सिचुएशन में हो गए, पहले वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो अब देखें ये परिणाम रहा, ठीक। लेकिन अगर हम जो है इसके बाद की अगर बात करें तो देखिए, ये जो प्लासी का युद्ध था और इससे बक्सर के युद्ध में अगर तुलना की जाए तो एक प्लासी का युद्ध जहां एक तरफ किस प्रकार जीता गया था, तो केवल कूटनीति, षड्यंत्र, ठीक है, और रणनीति के द्वारा। तो दूसरी तरफ अगर बक्सर की युद्ध की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध पूर्णतः एक सैनिक युद्ध था। ये हम नहीं, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि प्लासी का युद्ध छल और षड्यंत्र भरा जो है युद्ध था, लेकिन जो है ये वाली जो है युद्ध जो थी वो जो है कैसी थी? पूर्णतः सैनिक जो है युद्ध थी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उन्होंने बोला है इतिहासकारों ने कि एक तरफ प्लासी का युद्ध जहां षड्यंत्रों और कूटनीति का परिणाम रहा, उसी दूसरी तरफ बक्सर की युद्ध का विजय पूर्णतः सैनिक और अनुशासित प्रशिक्षित सैनिक का परिणाम रहा, ठीक है। तो हम लोग जो है अब आगे बात करेंगे कि इस संधि जो इसमें होती है, तो इस संधि में बातें क्या आ गई हैं, परिणाम में जो संधि हुई है तो इसमें संधि में बात क्या हुई थी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जब बक्सर के युद्ध के बाद जो है दो संधियां सामने आती हैं। ट्रीटी जो हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी के नाम से जो है फेमस है। तो संधि जो हुई थी वो दो संधियां हुई थी, टोटल दो संधि, ठीक है।
तो दोनों ही संधि इलाहाबाद की थी, पहली संधि और दूसरी संधि। इसको बोला जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, और इसको इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो जो है ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये किया किससे गया था? तो पहला जो संधि था वो किया गया था ब्रिटिश बोल रहे हैं, मुगल सम्राट से किया गया था। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और दूसरा किससे किया गया था? शुजा उद दौला, जो कि शुजा उद दौला ये कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस संधि में जो है क्या क्या बातें रही हैं। ठीक है, चलिए तो देखें, हम जो है यहाँ लिखते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इसकी डेट की अगर हम बात करें तो इसका जो डेट है वो है आपका 12 अगस्त 1765। अब युद्ध जो लड़ा गया था वो 1764 में लड़ी गई थी, लेकिन जो संधि होती है वो देखिए 65 में होती है, वो भी अगस्त में होती है। तो इससे एक चीज हमारे सामने जो है आता है कि इतना टाइम क्यों लगा? तो इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि अंग्रेज जो थे वो बहुत बड़े उत्तर भारत के, समझ कर सकते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पे उन्होंने जो है अधिकार कर लिया था इस युद्ध के बाद। तो इतनी बड़ी क्षेत्रों से किस प्रकार जो है अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए, मैक्सिमम लाभ पहुंचाने के लिए संधि की जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में जो है बात कंपनी के सामने आ गई। तो कंपनी जो है थी, उन्होंने विचार विमर्श करके ये बोला कि जो है भाई क्लाइव से अच्छा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है, और क्लाइव को जो है दोबारा जो है गवर्नर बना के भेजा गया बंगाल में। तो क्लाइव को आने में थोड़ा समय लगा, इसलिए जो है क्लाइव जब आता है तो जो है ये संधि इस समय जो है की जाती है। ठीक है, तो पहली संधि हुई इलाहाबाद की पहली संधि, ये किसके साथ हुई थी? तो ये संधि हुई थी मुगल बादशाह, कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। ठीक है, तो इनसे संधि में जो है बोला क्या गया था? 2-3 बातें जो है मुख्य रूप से हैं, जो आप देख लीजिए। भाई इनसे बोला गया कि अंग्रेजों ने जो है संधि जो की, वो अंग्रेज जो है डायरेक्ट जो है संधि नहीं करते थे। अंग्रेज जो है किसको बैठाए थे गद्दी पे? मीर जाफर को, मीर जाफर को। क्योंकि मीर जाफर इस समय तक मर गया था, 63 से 65 रहा, और 65 में उसकी मृत्यु हो गई मीर जाफर की। तो इसका पुत्र जो होता है नाजमु दौला, नाजमु दौला, ये गद्दी पे बैठता है। नाजमु दौला जब ये गद्दी पे बैठता है तो इस नवाब से, यानी बंगाल के नवाब और एक तरह से मुगल के जो है जो सम्राट थे, उनके बीच ये संधि हो रही थी। लेकिन डॉक्यूमेंट पे ये जो है केवल थी, लेकिन पूर्ण रूप से ये कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी के साथ। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो नाजमु दौला या बंगाल के नवाब नहीं लगाइएगा, उसको जो है आपको लगाना है जो है सीधा, जो भी टिक लगाना है या फिर जो भी जो है आंसर देना है वो कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी अंग्रेजों और जो है मुगल बादशाह के बीच ही हुई थी, यही माना जाता है। ठीक है, तो देखें, मुगल बादशाह से इन्होंने बोला कि आप हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दीजिए, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें प्रदान कीजिए, दीवानी। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिला? दीवानी इनको मिल गया। ठीक है, तो अब इस बात, दूसरा जो संधि था कि जो है भाई इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि हम आपको इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, कड़ा मानिकपुर एक क्षेत्र पड़ता है इलाहाबाद से थोड़ा सा बगल में, का क्षेत्र आपको देते हैं। तीसरी जो बात बोली गई थी इलाहाबाद की पहली संधि में कि 26 लाख रुपए आपके, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया गया। किसको? वार्षिक पेंशन दिया गया शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। अब आप एक जो है बात समझिए, जब 26 लाख रुपए उसको वार्षिक पेंशन दी जाएगी तो इसका मतलब सीधा से ये है कि पूर्ण रूप से कंट्रोल किसका रहेगा? अंग्रेजों का रहेगा। ठीक है, तो अंग्रेज जो थे
वो इन पे पूर्ण रूप से कंट्रोल करके इनको जो है 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन केवल देते थे इनके गुजारा भत्ते के लिए, ठीक है। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो है ये सब काम हुआ था, ठीक। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें हुआ क्या, अंग्रेजों ने जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रदान किया तो इन्होंने जो है क्या किया कि बंगाल जो था, बंगाल में अपना एक उप दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोहम्मद रजा खां। बंगाल का जो है दीवान जो नियुक्त किया गया, यानी जो टैक्स वसूलता था उसको, दीवानी का मतलब जो टैक्स पैसा वैसा वसूलने से संबंधित है, ठीक है। बिहार का जो दीवान नियुक्त किया गया बिहार का, वो था राजा सिताब राय। और उड़ीसा का जो दीवान नियुक्त किया गया वो था राय दुर्लभ। ये राय दुर्लभ वही है जिसने मतलब धोखा दिया था किसको, नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रहेंगी। चलिए हम दूसरी जो है संधि के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि किससे हुई थी, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों की ओर से कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की दूसरी संधि, ठीक है। किसके बीच हुई थी बता दें एक बार फिर से हम, ये हुई थी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी हम क्लाइव लिख देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इनके मध्य जो है ये संधि हुई थी। क्या बातें थी हम जो है डायरेक्ट डिस्कस कर देते हैं आपके सामने। इन्होंने बोला कि भाई, अंग्रेजों ने बोला कि आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र हमको देना होगा। इलाहाबाद प्लस कड़ा, मानिकपुर का क्षेत्र अंग्रेज को मिला, कंपनी को मिला, ठीक है। क्यों देना पड़ा, क्यों मांग रहे थे, क्योंकि जो है ये वाला क्षेत्र पहले ही जो है किसको दे दिया था इन लोगों ने, मुगल बादशाह को दे दिया था पहली वाली संधि में। अच्छा, ये वाली संधि कब हुई थी, ये वाली संधि हुई थी 16 अगस्त, 4 दिन बाद, पहली वाली से 4 दिन बाद, 1765 को। तो पहले ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों ने उनको दे दिया था, लेकिन जो है अभी लेना बाकी था किससे, शुजा-उद-दौला से, कागजी कार्रवाई बाकी थी। तो इन्होंने जो है इससे ले लिया, क्योंकि ये जानते थे जो है अंग्रेज की शुजा-उद-दौला जो है देने में नानुकुर नहीं करेगा। वो हमें जो भी हम जो है चीज मांगेंगे वो हमें देगा ही देगा, क्योंकि वो उस समय जो है इनकी कैद में था और इनकी संरक्षण में था। अगर न देते तो मारा जाता। तो इससे अच्छा ये होता है कि जो है राजा जो संधि करते थे अंग्रेजों के साथ, वो अपनी जान बचाने के लिए करते थे, ठीक है। दूसरी जो बात बोली गई कि हमको युद्ध में, एक तो तुम्हारी बहुत बड़ी सेना थी, हमको युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति हुई है, इसलिए तुम हमें युद्ध की हानि की क्षतिपूर्ति दोगे। और इन्होंने 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ले लिया, युद्ध क्षतिपूर्ति, ठीक है, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में लिया। तीसरी जो बात हम जो है आपको बताएं, इन्होंने बोला कि आप वाराणसी का जो क्षेत्र है, जो अवध के अंडर आता था, और गाजीपुर, इसमें हमारे जो है जो हमारा व्यक्ति है उसको जमींदारी जो है दे दो। तो जमींदारी जो है मिल गया कौन से क्षेत्र का, वाराणसी। और जो गाजीपुर का जमींदारी किसको मिला, अंग्रेजों को मिला। लेकिन अंग्रेजों ने किसको दिलवा दिया, बलवंत सिंह को, जो कि वाराणसी के राजा थे, बलवंत सिंह को इसकी जमींदारी मिल गई। चौथी बात, अंग्रेजों ने बोला कि हमको अवध में कर मुक्त जो है व्यापार करना है। अवध में कर मुक्त व्यापार किया, कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, ठीक है। पांचवी बात जो थी वो सीधा सीधा आप समझिएगा कि पांचवी बात जो थी वो अंग्रेज ने बोला, अंग्रेजों ने यानी क्लाइव ने, कि हम शांति समझौता कर रहे हैं और जो भी जो है एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई जो है विदेशी शक्तियां या फिर स्थानीय शक्ति हमारे पे हमला करती है तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो सहयोग यानी
रक्षा की बात इन्होंने जो है उठाई थी, ठीक है, कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और छठवीं जो बात थी वो ये कि नवाब के रक्षा के लिए, नवाब के रक्षा के लिए, यानी नवाब जो अवध के नवाब थे उनकी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी आपके अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी आपके राज्य में रहेगी, ठीक है, उनके राज्य में रहेगी। लेकिन इसका खर्च कौन देगा? तो खर्च जो है नवाब देंगे। तो ये जो है मुख्य रूप से इतनी पॉइंट जो है बातें हुई थी, ठीक है। इसको आपको जो है इसमें से दो ही बात याद रखनी है अगर आपको प्री लेवल के लिए आप एग्जाम दे रहे हो। वैसे तो ये सब जो है मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ज्यादा बता दिए। इसमें सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिल गया इसको, और अवध से कर मुक्त व्यापार करने का जो है अधिकार मिल गया, 2 बात। तीसरी बात जो है कितना लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति लिए थे? 50 लाख।